हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फिर से पुनः स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्टार्ट करते हैं हम लोग, और तैयारी में लगे रहिए। नए साल के पिकनिक में बहुत समय बर्बाद नहीं करना है हम लोगों को, और तैयारी में जम कर लगना है, और एक सीट तो पक्का कर ही लेना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर से लेकर आए हैं आपको एक सेट जो है आपका छूटा हुआ था, उस फिर से सेट शुरू किए हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस है जो कि आपको बीएसएससी या सिविल कोर्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ जो है ना, आपको सभी में बराबर जो है इक्वल मतलब वैल्यू रहता है। और मैथ अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप रिजल्ट जो है गिरा सकते हैं। तो मैथमेटिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, क्योंकि जीके जो है सभी लोग रट सकता है, लेकिन मैथ जो है ना सब लोग का अच्छा नहीं हो सकता है। तो मैथ को आप बेहतर कर लीजिएगा और जीके पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट हर हाल में होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी, ठीक है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर का घोल है। ठीक है, अच्छा से हम लोग समझना है कि चीनी और पानी का घोल है। क्या है? चीनी और पानी का घोल है। ठीक है, और यह इसका वैल्यू कितना है? ये 12 लीटर है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? जिसमें 4% चीनी है, 4% चीनी है, और घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा? तो सबसे पहले हम चीनी की मात्रा देख लेते हैं कितना है। तो 12 लीटर में 4% चीनी है, तब 12 का हम लोग क्या करेंगे? 4 निकालेंगे, और 4% का मतलब हो गया 4/100। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए, ये 25 चौका आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना गया? 12 बटा आपको 25 हो गया। 12 बटा कितना हो गया? 25 हो गया। अब देखिए कि जो चीनी तथा पानी की जो 12 लीटर घोल है, इसमें 4% चीनी है। तो यहाँ पर क्या किया कि 2 लीटर जो है पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा? तो जब 2 लीटर पानी उड़ गया है तो हमारे पास टोटल पानी कितना था? मिश्रण 12 था, 12 लीटर। और 2 लीटर जब उड़ गया था कितना बचेगा? 10 लीटर। अब 10 लीटर में ये जो 12/25 जो है चीनी की मात्रा है, ये कितना प्रतिशत है, हमको वह चीज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? 12 बटा जो है 25 कर देंगे, कितना में? 10 लीटर में। तो और यहाँ पर क्या कर देंगे? 100। ठीक है, और बाई में 10 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक जीरो से जीरो काट दीजिएगा, और 12 और 10 में जब गुना कीजिएगा, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, 50-25 कर देंगे, और 2×5=10 कर देंगे। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और 24 बटा में क्या करेंगे? 5। और 24 बटा में 5 करेंगे तो देखिए, तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, ये आपको कर जाएगा, यानी कि 4.8% जो है इसका मात्रा हो जाएगा शेष बचे हुए पानी में। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? मैथ को बहुत अच्छे ढंग से सीख लेना है, और सीखने के बाद जो है ना आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है, और ट्रिक उड़ के फेरे मत रहिए, कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आप अगर अच्छा रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। और टाइमिंग वगैरह के लिए चिंता नहीं करना है, क्वेश्चन जब आएगा तो आप हर हाल में बना ही दीजिएगा, और एग्जाम में टोटल क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चोर जो है ना दोपहर 2:30 बजे एक कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से कार चलाकर भागा। कार के स्वामी जो है 3 बजे कार चोरी के पता चला, तथा उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर घंटा की दर से उसका पीछा किया। वह चोर को कितने बजे पकड़ पाया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको हम HW में देते हैं। आज के पहला सेकंड क्वेश्चन है जो आपको HW रहेगा, और इसको बनाकर आपको कमेंट करना है। ठीक है, कितना आंसर होगा जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता ये चल सके कि आप जो है वीडियो को देखते हैं और अंत तक देखे हैं या शुरुआत में देखे हैं। हम कहीं से कोई क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन HW दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है कि यदि y x का 90% है,
x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा। देखिए y का 90% x हो तो y का हम लोग क्या निकालेंगे 90%। तो 90 जब प्रतिशत निकाल लेंगे तो 90 बटा क्या हो जाएगा 100 और बराबर में क्या है ये x है। ठीक है, क्या है ये y गुने 90 बटा हम लोग क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम जब भाग लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कट गया और यहाँ क्या हो गया y इंटू 0.9 और बराबर में क्या आ जाएगा x। ठीक है, अब पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y होगा। ठीक है, x का कितना प्रतिशत y होगा तो हम लोग लिखेंगे x का मान लेते हैं कि वाट प्रतिशत है, वाट प्रतिशत बराबर y है। ठीक है, क्या करते हैं x का वाट प्रतिशत बराबर y है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन है लेकिन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो x का वाट प्रतिशत बराबर y है तो हम क्या करेंगे यहाँ हो जाएगा, मान लेते हैं कि d है, a मान लेते हैं x गुने a, अब y में क्या हो जाएगा 100 होगा तो इस 100 को हम क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, इधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे x इंटू ए, वाट की जगह a ले लिए हैं और यहाँ पर कर देंगे y इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बटा में 100 आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि वाट प्रतिशत किए थे ना हम लोग, तो यहाँ पर वाट के जगह हम कोई दूसरा चीज रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर वाट के जगह हम रखेंगे x इंटू मान लेते हैं a रखेंगे और a बटा 100 होगा और इधर y होगा तो 100 क्या होगा यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट में क्या लिखेंगे, देखिए तो x यहाँ a निकालेंगे हम लोग। देखिए a निकालेंगे, क्या करेंगे a, देखिए a निकालेंगे तो ये प्रतिशत के बदला क्या चल जाएगा इधर 100 से गुना हो जाएगा तो y इंटू 100 हो जाएगा और x कहाँ चल जाएगा यहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा a जो है यानी वाट प्रतिशत है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो y इंटू 100 कर देंगे और यहाँ x का जो वैल्यू है कितना है 0.9 है, सो यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, तो y इंटू 0.9। ठीक है, और दशमलव के बदला यहाँ पर 10 दे देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, y से y कट जाएगा और 1000 बटा ठीक है 9 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें हम लोग भाग करेंगे, ठीक है जब भाग करेंगे ना तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं, 111.1% आएगा, 111.1% आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ है कि एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 18√3 है, ये 18√3 सेंटीमीटर है, उसमें एक अंतःवृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज बताते हैं आपको कि एक अंतःवृत्त का मतलब क्या होगा, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त। ठीक है, त्रिभुज के अंदर क्या लिखेंगे एक वृत्त होगा। जैसे कि यहाँ देखिए अब ये त्रिज्या क्या होगा, ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ अंतःवृत्त रहता है ना, तो यहाँ देखिए अगर हम ओ लिखे यहाँ पर डी लिखे तो ई जो है आपको ओ ए, ठीक है, और अनुपात ओ डी का जो है ये 2:1 होता है। क्या होता है 2:1 होता है, लेकिन एक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 18√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इधर भी 18√3 सेंटीमीटर है, इधर भी आपको 18√3 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 18√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए तो इसको आप क्या करिएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तो त्रिज्या पता होना चाहिए और त्रिज्या पता करने के लिए जो साइड है ना उसमें 2√3 से भाग कर देंगे। क्यों भाग करेंगे सो आप दिखा देते हैं आपको। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या करेंगे 18√3 है तो देखिए यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो r बराबर क्या होता है d/2 होता है, तो इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, और √3 जो है ना यहाँ से आएगा, थोड़ा उसको कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा सीधे √3 से डिवाइड कर दीजिएगा, इतना ध्यान रखें कि √3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से √3 खत्म हो जाएगा, 2×9 18, तो यहाँ r बराबर 9,
तब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। मान लेते हैं एरिया, तो एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। पाई आर स्क्वायर जब फार्मूला होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया बराबर सीधे पाई लिखेंगे और 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 पाई हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा, 81 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी, उम्मीद है कि आपको परेशानी नहीं हो रहा होगा, चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, 4 धनात्मक संख्याओं का आरोही क्रम में लिखा गया है। इन संख्याओं का जो औसत है ना 1/5, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। क्या किया गया है मेरे भाई, 4 संख्या है उसको आरोही क्रम में लिखा गया है। किससे क्रम में लिखा गया है, आरोही क्रम में लिखा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा सा हम एक बार मिला लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। इन संख्याओं का औसत, ठीक है, 1/5 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। ठीक है, 4 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा है, यानी कि क्या लिखा गया मेरे भाई, बढ़ते क्रम में लिखा गया। तो मान लेते हैं ये 4 संख्या क्या है, ये 4 संख्या क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, ये मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का जो है औसत जो है कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो a + b + c बटा में 3 हो जाएगा और यहाँ 12 लिखेंगे तो क्या जाएगा, 12 तिया 36। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a + b + c बराबर 12 तिया 36, यानी 36 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद क्या कहता है, क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा हम क्वेश्चन मिला लेते हैं किताब से, कि यहाँ जो है ना इन संख्याओं का जो औसत का 1/5 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। तो मान लेते हैं आपको इन संख्याओं का जो औसत है, जैसे a + b + c, ठीक है, और हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर d लिखते हैं। ठीक है, और इन संख्याओं का औसत 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/5। देखिए इन संख्याओं के औसत का, देखिए क्या कहता है, इन संख्याओं के औसत का 1/5। तो इन संख्याओं का औसत का 1/5 क्या है, 21 कम है बड़ी संख्या से। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21। ठीक है, दोनों का अंतर मान लेते हैं, वह संख्या d है, वहां पर क्या है, d है। तो ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन 4 × 5 = 20 होगा ना, तो इधर चलाएगा, तो ये हो जाएगा 20d माइनस, और a + c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36, तो यहाँ -36 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा। और 4 × 5 = 20 है, तो 20 में इधर से गुना कर दीजिएगा, तो 21 दूना 42, कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 19d आएगा, और -36 है ना, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -36 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 456 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो जाएगा। तो यहाँ से हम d का जो वैल्यू निकालेंगे 456, अब बटा में क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे। ठीक है, तो 19 लिखेंगे, तो हम काट कर देखते हैं, तो 456 को हम लोग क्या करेंगे, 19 से काटेंगे। ठीक है, तो 19 दूना कितना होगा, 38, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा, तो 19 चौका 76, यानी कि 24 बार में ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24। तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है, ये 24 हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 24। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, दी संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग संख्या भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर देखिए कि ऋतु की जो आय है रेणु की आय से 25% कम है। ठीक है, 25% कम है। देखिए ऋतु की आय रेणु की आय से, तो यहाँ पर रेणु है, ठीक है,
और यहाँ पे हम ऋतु लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऋतु की जो आय है, रेणु की आय से 25% कम है, तो मान लेते हैं कि रेणु का आय कितना है, 100 है, ठीक है। और ऋतु की आय 25% कम है, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेणु अपनी आय का 60% खर्च करती है। रेणु जो है ये अपने आय का ये खर्च कितना करता है, देखिए खर्च करना कितना करता है, ध्यान से समझिएगा तो सब समझ जाइएगा, ठीक है। खर्च कितना करता है, 60। तो 100 का अगर हम 60 निकालेंगे, 60%, तो कितना हो जाएगा, 60 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60। खर्चा 60 हो गया, तो इसका बचत कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए तो 100 में से 60 जाएगा तक बचत क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है, ऋतु अपनी आय का 20% बचत करती है। तो बचत कितना है, 20%। तो इसका आय कितना है, 75। तो इसका बचत हो जाएगा आपका कितना, 75 का 20%। तो 75 का 20% का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ याद रखिएगा कि 20% बराबर होता है 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 से मल्टीपल कर देंगे, तो 15 पचे 75, तो यहाँ कितना जाएगा, 15। तो इसका खर्च क्या हो जाएगा, खर्च देखिए खर्च क्या हो जाएगा, 75 रुपया में से 15 रुपया बचत करता है, तो ये खर्च कितना कर रहा है, ये 60 रुपया में, ठीक है। यहाँ तक प्रश्न समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत अच्छे से प्रश्न को समझना है, और समझ जाइएगा ना तो आपको आराम से बना सकते हैं एग्जाम हॉल में, और घबराना नहीं है। मैथ का एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देंगे। अभी सेट चल रहा है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर वाइज चलेगा, चैप्टर वाइज जब चलेगा ना, प्रीवियस ईयर का ऐसे सीख के पढ़ाएंगे, और इसके बाद फिर से अपना क्वेश्चन देंगे, तो आप घबराने की बात नहीं है। और हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी आपको बताएंगे कि किस टाइप का प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार बेसिक तो ठीक कर लो, बेसिक ठीक कर लोगे ना तब सब ना आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है कि ऋतु का खर्च रेणु के बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। ऋतु का खर्च का बात करता है, ठीक है, और रेणु के बचत से, तो बचत कितना है, 40 है। 40 से ही कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 20, अब बटा तुलना किससे कर रहा है, बचत से कर रहा है, तो 20 बटा क्या जाएगा, 40। देखिए इस 60 में से 40 घटाया तो 20 हो गया, और इसी को क्या करना है, हमको प्रतिशत में चेंज करना है। तो 20 दूना 40 हो जाएगा, और 50 दूना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन जो है से कि ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते रहिए प्रेम पूर्वक। चलिए देखिए, अब किसी निश्चित राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 है, और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 420 है, तो वह राशि क्या है। यह अनुपात चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए हम बार बार यही चीज कहते हैं आप लोगों को कि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, तो जो चैप्टर पढ़ते हैं आप उसी चैप्टर के क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, और जैसे ही 2 चैप्टर 3 चैप्टर आगे बढ़ते हैं तो पिछला चैप्टर का कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। और नतीजातन क्या होता है कि आप जब एग्जाम में जाते हैं तो वो क्वेश्चन जो है से कि आप पता रहता है कि हमको बनाने आता है, लेकिन वहां जाने के बाद क्या करते हैं, आप गलत कर देते हैं, ठीक है। तो गलत नहीं हो, देखिए इसके लिए हम आपको कहेंगे कि सेट प्रैक्टिस जितना कीजिए, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, ठीक है, या जीके जीएस का हो, आपको हमेशा सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। जितना देखिए 2 ही क्वेश्चन बने, 3 ही क्वेश्चन बने, मतलब नहीं है। आप हो सके तो उसके जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना उसको पलट कर देख लीजिए, पलट के बना कर देख लीजिए, लेकिन हमेशा सेट बनाइए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ऐसा जो है साल भर कीजिए और मेरे साथ जुड़ा हुआ रहिए, आपको ऐसा कोई भी नौकरी नहीं होगी जिसमें आप बैठिएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा। कंपटीशन निकलेगा और आप एग्जाम दीजिएगा और उसका रिजल्ट हर हाल में होगा, क्योंकि मेरा ये अनुभव बता रहा है, ठीक है। मैंने ऐसा किया है, और जो भी मेरे स्टूडेंट ऐसा किए हैं उनका रिजल्ट भी आया है, ठीक है। और रिजल्ट फाइनल तक जाता है, 1-2 रिजल्ट में गड़बड़ाइएगा लेकिन फाइनल तक जाइएगा। तो हमेशा सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप कोई भी देखिए, किसी भी प्रकाशन का किताब खरीद लीजिए, वो प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो, खान सर का हो, किसी का भी हो, मतलब मायने नहीं रखता, प्रकाशन स्पार्क का हो, आपका किसी प्रकाशन बोल तो दिए ना कि जिसका मन है उसका उठा लीजिए। जितना भी मार्केट में
सफलता पाने का एक ही तरीका है, जितना भी मार्केट में आपका सेट है ना, उस सेट को खरीद लीजिए। चाहे जिस चीज का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए कोई भी कह रहा है ना, किसी भी चीज के एग्जाम, सेट के अलावा दूसरा कुछ मत पढ़िए। सेट बनाइए और उसके एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसको बार बार पढ़िए, और जितना हो सके सेट में आंसर टिक करते जाइए और देखते जाइए। निसंदेह आपको साल भर के बाद सफलता नहीं मिली तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मेरा चैनल पे आके गाली दे के वीडियो बनाइएगा, वीडियो बना के गाली दीजिएगा हमको, ऐसा करके देख लीजिए। नहीं तो 4 साल 5 साल पढ़ते रह जाइएगा, नौकरी बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि सेट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हर हाल में चाहे एक ही क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बने, लेकिन सेट ही मारना है, अलग कुछ नहीं करना है, जान लीजिए। सेट का रूटीन बना लीजिए। तो चलिए हम लोग, तो यहाँ ए बी और ए बी के हिस्से का अनुपात दिया हुआ इतना, ठीक है, और बी और सी का जो हिस्से का अनुपात दिया हुआ इतना है। तो हम पहले क्या करेंगे, तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा, पहले ए बी वाला लिख लेंगे, यहाँ 8:5 लिखेंगे। फिर बी और सी का लिखेंगे, यहाँ पर 2:3 लिखेंगे। 5 तिहाई 15, देखिए ऐसे गुना कीजिएगा तब 15 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। और 8 दूना क्या कीजिएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए ई हो गया ए का, ई बी का, ई सी का हो गया, ए बी और सी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए और सी का जो अंतर है, हिस्सों का अंतर है 420 है। क्या दिया हुआ है, 420। तो ए और सी अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो 1 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 420। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो वह राशि क्या होगा, यानी टोटल राशि पूछ रहा है। तो 16 और 15 कितना हो गया, 31, और 10 41, टोटल कितना हो गया, 41। तो हमको 41 बराबर निकालना है। तो क्या करेंगे, 420 और गुने में क्या करेंगे, 41, ठीक है। और 420 में 41 से गुना करना है, तो क्या कीजिएगा, देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 4 दूना 8, तब 12 के 2, और हासिल कितना जाएगा 1। तो 4 चौका 16, 1 17, 17 100 17 हो जाएगा, 17 220 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए और बना लीजिएगा। एग्जाम में ज़्यादा टाइम इतना जरूर देता है कि आप सफिशियंट कट ऑफ मार्क्स पार करने के लिए आपको सफिशियंट होता है। 150 क्वेश्चन में 150 बनाना नहीं होता, आपको रिजल्ट लाने के लिए कट ऑफ्स को पार करना होता है। 100% बना के फेल रहिएगा, कभी रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए कोई धनराशि जो है 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, ठीक है। तो वही राशि इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.2/3 वर्षों में 100 रुपया हो जाती है, ठीक है। तो एक्स का मान याद करना है। क्या करना है, एक्स का मान याद करना है, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो है ये 8 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 आ चुका है। तो फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए तो कोई राशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। 8.5% है तो 8.5% उन्हें समय कितना दिया, 4 दूना 8 1 9, 9/2। तो 9/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/2 को 9/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4.5। तो 4.5, ठीक है, 4.5 वर्षों में, ठीक है। कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है। 4.5 वर्षों में कितना होता है, इतना हो जाता है। तो हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे 8.5 में, 8.5 में हम लोग गुना करना है 4.5 से, ठीक है। तो 50 25 के 5 हो जाएगा, हाँ से 2 जाएगा, तो 8 5 40 है, 2 42 के 2 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 8 चौका 32 और 4 36, 1 मिनट, 50 25 के 2 हासिल 5 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा। तो 8 5 40 और 4 5 20, ठीक है। तो 40 और 20 कितना हो गया, 60, और 60 है 2 62 के 2, और हाथ में कितना बचा आपका 6 बच गया। तो 8 चौका 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो ये कितना हो जाएगा 38.25, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका 38.25% हो जाएगा, ठीक है। 38 पॉइंट कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट। देखिए
तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर जो मूलधन होता है उसमें हम लोग एसआई क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो जब इसका अगर मूलधन जो है 100% है तो 100 में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे 38.25%। ठीक है, ठीक है। तो जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 138.25%। ये हो जाएगा आपको अमाउंट बराबर। ठीक है, और इसका अमाउंट जो है इतना दिया हुआ है मेरे भाई, कोई दिक्कत, इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 138.25 अब प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 85। ठीक है, 71.50। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए तो हमको क्या करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज और भी। तो यहाँ पर जो है वही राशि 10.2% साधारण ब्याज के दर से 6.2/3 वर्षों में 100 रुपया हो जाता है। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो इसका एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हमको निकालेंगे तो 10 दूना 20 है, 21/2। तो इसका मतलब क्या होगा, 10.5%। ठीक है, और क्या हो जाएगा 10.5%, और गुने क्या लिखेंगे, 36 18 और 2 20 और 20/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे 20/3। तो यहाँ दशमलव के बदला ये 10 हो जाएगा, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और 35 तिहाई क्या हो जाएगा 105। तो यहाँ 35 हो जाएगा, तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70%। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग अमाउंट निकालेंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो इसका अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ 100 + 70 हो जाएगा। तो ये भी तो आप ये भी प्रतिशत में है और ये भी प्रतिशत में है, तो इसका कितना हो जाएगा 170%। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, 170% निकालेंगे। तो इसलिए क्या होगा, 1% बराबर, दम अच्छा से समझ लेना है, 85 71 50। ठीक है, तो इसलिए कितना निकालेंगे, ई वाला नीचे चलाएगा, ई वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 138.25। ठीक है, और इसलिए हमको कितना निकालना है, 170% बराबर। तो 170% बराबर हो जाएगा 857.50। ठीक है, और बटा में हो जाएगा आपको 138.25, दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा, और 170% निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 170 से यहाँ गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ गुना कर देंगे। तो जब सारा चीज कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको काट कूट के जब देखिएगा तो ये आपको ऑप्शन जो है ए वाला आ जाएगा। ऑप्शन कितना आ जाएगा, ए वाला, यानी कि 10,540 आ जाएगा। इसको आपको कैलकुलेशन जो है कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। अब इसे अंकित मूल्य पर X%, 10% और 20% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद ये रुपया 403.20 में बेचा गया, तो X का मान क्या ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये 9 है। ठीक है, तो 9 को हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि 800 का पहले 10% छूट दिया हुआ है। तो छूट का मतलब हो गया क्या, कि इसको हम 90 बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, 10 घटा देंगे 100 में से, और 20% का भी छूट दिया है तो क्या हो जाएगा 80 बटा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत। अब हमको क्या काम करना है कि 2 शून्य से 2 शून्य काट देना है, और फिर ये 2 शून्य से 2 शून्य काट देना है। तो 8 9 72, 72 में आपको क्या कीजिएगा, 8 से गुना कीजिएगा। तो 8 दूना 16 के 6, और हाथ में क्या जाएगा, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1 आ जाएगा। 4 7 56, और 1 कितना हो जाएगा 57, तो यानी कि 576 हो जाएगा। तो कितना जाएगा 576। ठीक है, 576 आया, और ये बेचा कितना है 403.20 पैसा में बेचा है। तो x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसे 576 में से हम लोग घटा देंगे कितना, आपको घटा देना है 403
3 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 80 पैसा आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। कितना निकालना है, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ 5 में 4 जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 172 रुपया 80 पैसा आ जाएगा। तो अब इसको हम निकाल लेंगे कि ये कितना प्रतिशत में, ठीक है। इसको क्या निकालेंगे हम लोग, 182 में निकाल लेना है, ठीक है। जब निकालेंगे किसे निकालेंगे, तो हम लोग 576 से क्या निकालेंगे, 172 रुपया 80 पैसा, और बटा में क्या लिखेंगे 576, और गुने जो है 100 कर देंगे, ठीक है। तो जब 100 कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा ये दशमलव से बदला यहाँ कर दीजिए, 100 से गुना कीजिएगा तब तक खत्म हो जाएगा। तो यानी 172 और 80 और बटा में 576, ठीक है। इससे भाग लगाइएगा, तो भाग लगाइएगा ना तो ये आपको कट जाएगा, आपको 30 बार में कटेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30%। तो ऑप्शन क्या लिखेंगे हम लोग, ऑप्शन जो है ए जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को समाप्त हुआ। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे बनाते रहना है और समझते रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 जो है क्या कहता है सो देखिए, किसी वस्तु को 1384 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो 16.2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या काम करना है, किसी वस्तु को 1384, ठीक है, 1384 है, किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ, ठीक है, और उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाले हानि, ठीक है। देखिए एक में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 1384 में हम लोग क्या करेंगे, 1016 को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि एक में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरा में हानि हो रहा है, ठीक है। और जब लाभ और हानि होगा और दोनों का क्या होता है, विक्रय मूल्य ही है, तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, जोड़ देना है, ठीक है। और जोड़ने के बाद काम करना है, और उसका हम लोग को एवरेज निकाल लेना है। तो जब एवरेज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 जब इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1400, और 1400 1000 कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, ठीक है। और 2400 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपया हो गया। ये एवरेज विक्रय मूल्य आ गया आपको 1200 रुपया। और 1200 रुपया के बाद हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, 1200 रुपया का हम लोग 16.2/3% निकाल लेंगे, ठीक है। और वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 16.2/3% क्या दिया हुआ है, लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 1200 का, ठीक है, 16.2/3%। तो 16×48 है, 50 बटा कितना हो जाएगा, 50 बटा आपका 3 हो जाएगा, और गुने क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर देखिएगा तो 16.2/3% बराबर 1/6 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/6 से मल्टीपल कर देंगे, तो 6 दूना 12 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। ये जब 200 आ गया तो अब हम लोग को क्या काम करना है कि यहाँ पर वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए, वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए सो हम लोग को निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग, किस वस्तु के मूल्य जो है निकालना है। तब विक्रय मूल्य जो है, अभिष्ट विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो देखिए अभिष्ट विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ये जो 1200 जो एवरेज क्रय मूल्य आया है उसमें जोड़ देना होगा। तब 1200 अब प्लस 200 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आपको 1400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम देखते हैं कि 1400 है कि नहीं। तो देखिए इसमें 1350 है तो नहीं होगा, 1450 जो है ऑप्शन बी में है, और यहाँ 1450 है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ 1500 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गई है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, यदि ए बी सी और धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है a² b² अनुपात b² c², और इधर दिया हुआ आपको c², ठीक है, c² और a², ठीक है।
ये बराबर 34 61 45 दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है 34, यहाँ 61 दिया हुआ है और यहाँ पर 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मेट में तोड़ देना है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्मेट में जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका 3 का स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा, और यहाँ का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 9 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 9 जब जोड़ेंगे ना तो आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो देखिए तो बी की जगह क्या जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इधर कितना करेंगे 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 25 जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 36 और 25 जब जोड़ेंगे तो आपको 61 हो जाएगा। ठीक है, तो 61 को क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है, और यहाँ पर क्या है अब 45 है, तो 45 को क्या कीजिएगा सी और ए में है, तो इसको 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, 36 हो जाएगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर कर दीजिए चूंकि ए है, तो 36 और 9 जो है कितना हो जाएगा 45। तो इससे क्या तात्पर्य होता है कि यहाँ ए का वैल्यू 3 आ गया, और बी का वैल्यू क्या आता है 5 आ रहा है। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, और हमको पूछ क्या रहा है कि ए और बी और सी का अनुपात बताना है, तो 3:5:6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसको 3:5:6 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, नंबर 13 जो है कहता है कि एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिनों में पूरा करता है, और शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। ठीक है, और संपूर्ण कार्य कितना दिन में समाप्त होता है, ये संपूर्ण कार्य जो है 21 दिनों में पूरा हो जाता है। तो देखिए ए जो है 2/3 कार्य 16 दिन में करता है, और पूरा कार्य 21 दिन में हो जाता है, तो 21 माइनस क्या कर लेंगे हम लोग 16 करेंगे, तो ये बी द्वारा हो जाएगा 5 दिन में काम करेगा बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो अब देखिए यहाँ का 2/3 कार्य जो है ए द्वारा ये आपको किया जाता है 16 दिन में, तो 2 × 8 = 16, तो एक कार्य कितना दिन में करेगा, ये 3 से गुना हो जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा 8 × 3 = 24 दिन में। ठीक है, अब हम लोग बी का देखेंगे, तो बी जो है शेष कार्य 2/3 है, तो इसको क्या करेंगे 1/3 जो कार्य है ये आप कितना दिन में करता है 5 दिन में, तो कितना हो जाएगा एक कार्य जो है ये 15 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, और ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 65% भाग है को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे ए और बी का कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए करता है कितना दिन में 24 दिन में। ठीक है, बी कितना दिन में करता है ये 15 दिन में, तो 24 और 15 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपको 120 हो जाएगा, तो 24 × 5 = 120। ठीक है, आप 15 है ना, 15 × 8 = 20 से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, ये 8 और 5 = 13 हो गया, कार्य क्षमता क्या है दोनों मिलकर कितना करेगा, दोनों मिलकर 13 के हिसाब से काम करेगा, और 21 ए और बी एक साथ में उसी कार्य का 65%, यानी 120 का 65% निकालना है हमको। क्या निकालना है 120 का 65% दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा ये पूछ रहा है, तो 65 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, अब 20 × 6 = 20 से। ठीक है, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 कितना हो जाएगा 78, 78 वर्ग को ये दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है देखिए, तो इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटा में डे होता है, तो यहाँ तो हमको डे निकालना है, तो डे = हो जाएगा टोटल वर्क बटा में क्या लिखेंगे इफिशियंसी, तो टोटल वर्क कितना हमारे पास बचा हुआ 78, और दोनों मिलकर कितना काम करता है 8 × 5 = 13, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13, 13 से भाग कर देंगे तो इसका डे निकल 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यानी कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर देगा 6 दिन में काम कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा हम समझाने के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा ज़्यादा कैलकुलेशन होता नहीं है, बस आपके समझने के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक संख्या को जब 4 5 6 9 और से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी सी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है। देखिए तो क्या काम करेंगे, पहले हम लोग 4 5 6 और 9 से विभाजित होता है तो इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा,
9 हो जाएगा। हम 3 से लगा देते हैं, 3 से जब लगाएंगे तो 2 5 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 तिया कितना हो जाएगा 180। तो हम लोग को 4 5 6 और 9, ठीक है, 4 5 6 और 9 का जो एलसीएम है, इसका जो आपको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, यदि, ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो उस संख्या के अंकों को योग क्या हो जाएगा। देखिए, तो क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, 1000 में 180 प्लस कर देंगे और 3 प्राप्त होता है। देखिए, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना होता है, 3 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 3 प्लस भी कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको 3 8 1 1183। ठीक है, तो 8 है, कितना हो जाएगा 8 8 3 11 1 12 1 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 13। चाहे हम और भी तरीका से आपको समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पर 180 से भाग कर देंगे। ठीक है, 180 से हम लोग भाग करेंगे 1000 में, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो जब इसमें से भाग करेंगे तो 18 पचे 90। ठीक है, 5 बार में लगेगा 900 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। तो फिर से हम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे 18 पचे 90, 18 6 78 से अगर 6 बार में लगाते हैं, ठीक है, अगर 6 बार में लगाते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 18 पचे 78 से 1080 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब 80 आएगा, ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है, 3 आता है। तो हमें क्या करेंगे, 80 में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 1083 हो जाएगा। तो 8 8 3 11 1 12 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए, थोड़ा इस क्वेश्चन पे हमको डाउट है, थोड़ा हम इसका आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 14 है। ठीक है, 14 नंबर, 8 8 3 11 1 12 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 14 हमारा आंसर सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोशिश करते हैं कि आपको गलत सॉल्यूशन ना मिले। ठीक है, थोड़ा भी डाउट होता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चालू का हो कि ना हो, इन्हें घुमाओ ना। देखिए, अब है कि एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक 45 है। यदि, देखिए, उच्चतम और न्यूनतम अंकों जो केवल एक एक छात्र को ही मिले हैं निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों का अंकों में से एक अंक घट जाता है, तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा। तो ठीक है, 52 छात्रों का औसत 45 है, तो क्या लिखेंगे 52 गुने 45। कोई दिक्कत है। अब क्या कहता है कि उच्चतम और न्यूनतम अंकों जो केवल एक एक छात्र को मिले हैं, यानी 2 छात्र को मिले हैं, तो यानी 2 छात्र को हटा भी दिया था। देखिए, निकाल दिया जाए, इसको क्या करता है, हटा देता है, तब छात्र कितना बच गया 50। कितना बचा 50, और इसका औसत कितना है, औसत अंकों में से एक घट जाता है, तो औसत अंक कितना है 45 है, तो इसमें से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 44। ठीक है, अब हमको 52 और 45 में गुना करना है, तो 52 और 45 में जब गुना करेंगे हम लोग तो देखिए 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा। ठीक है, हाथ में 1 आ जाएगा, तो 50 25 और 4 दूना 8, तो 50 25 और 8 33 होता है, और 1 34 के 4 हो जाएगा, और हाथ में 3 आ जाएगा, 4 5 20 और 3 23, तो यह हो जाएगा मेरे भाई 2340 होगा। और जब इसमें गुना कीजिएगा तो 0 के 0, 4 5 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 5 20 और 2 22, 2200 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाइएगा तो 140 हो जाएगा, और यही 140 अंकों का औसत निकालना है, तो वो 2 विद्यार्थियों का है, तो क्या निकालेंगे 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, यानी कि 70 आ जाएगा। तो 70 इसका ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बदमाशी मत कीजिए, बैठिए आप लोग, बदमाशी मत कीजिए। अनिश कुमार बदमाशी मत करो, बैठो। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि ए के 50% का 80%, बी के 25% के 3 गुने के बराबर है, तो ए बी से कितना प्रतिशत
अधिक या कम है। देखिए ए का 50%, तो ए का 50% का मतलब है 1/2। 80% का मतलब हो गया 4/5, ठीक है। ये बी के 25% के, तो बी के कितना है, बी के 25% का मतलब हो गया 1/4 के 3 गुने के बराबर है, तो 3 से गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। और ये 4 एने चल जाएगा, तो 4 दूना 8 ए हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो 15 हो जाएगा। और 15 बी है, तो हम क्या करेंगे A/B कर देंगे। और ये 15 है ना, ये जब 15 है तो 15 के नीचे हम क्या ले जाएंगे, इसको 8 ले जाएंगे। तो ए और बी के जब अनुपात देखिएगा तो ये 15 अनुपात क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 15 अनुपात क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर है। 15:8, ठीक है। तो 15:8 है ना, तो आपको निकालना है कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से तुलना किससे कर रहा है, बी से कर रहा है। और ज्यादा कितना है, 7 ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे 7/8 लिखेंगे, और गुने क्या करेंगे 100 करेंगे। तो 2 चौका 8 और 25 चौका 100, अब 25 सत्ते 175 होता है। और बटा में जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 87.5 हो जाएगा। 87 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 87 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। और 7 कितना अधिक है 87.5% अधिक होगा। देखिए कम नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, ये अधिक नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ x का मान क्या होगा से निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए 144, ठीक है। तो इधर से क्रॉस गुना कर दीजिए, आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको देखिए यहाँ हो जाएगा x, ठीक है। और ये 14.4 है, और ये वाला इधर गुना हो जाएगा, गुने हो जाएगा 0.144, ठीक है। और बाई में क्या हो जाएगा ये 144 आ जाएगा, ठीक है। और दशमलव के बदला क्या लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, और दशमलव के बदला यहाँ 3 गो शून्य लिखेंगे, ठीक है। और 144 से 144 कर जाएगा, जब भाग करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 0.0144 हो जाएगा। ये आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आराम से पढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है ना कि क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है और समझ के बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस चल रहा है, जिसको आपको हर हाल में करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। इसको आप अपने पेन कागज लीजिए, कॉपी लीजिए और बनाइए, ठीक है। बदमाशी मत करो, आराम से बैठो। तो आपको क्या करना है कि इससे हम बार बार यही कहते हैं कि आपको एग्जाम में सफलता पाना है तो सेट प्रैक्टिस कीजिए। और ये चैप्टर वाइज भी प्रीवियस ईयर का बहुत जल्द जो है आपको मैथ आपके सामने लाने जा रहा है, ठीक है। और जल्द ही टाइप होगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 25% लाभ पर और शेष को 19% लाभ पर बेच दिया। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत क्या है स्टॉक का। देखिए 3/4, ठीक है। मान लेते हैं कि इस दुकानदार का 100 का स्टॉक है, ठीक है। इसका 3/4 भाग 25% लाभ पर बेचा है। यहाँ कितना लाभ है 25% लाभ पर, ठीक है। और शेष को, तो शेष कितना हो जाएगा 3/100 का 3/4 कीजिएगा तो 75 होगा, ठीक है। अब 75 को क्या किया है 25% लाभ पर बेचा है, तो 75 गुने 25% लाभ, तो 75 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25% लाभ है, तो इसको हम निकाल लेते हैं 125, ठीक है। और बटा में क्या लिखते हैं 100, तो 50-25 हो जाएगा। इसके 25 चौका 100, ठीक है। इसके बाद 75, एक मिनट देखिए 75 का हम लोग क्या निकालेंगे 25% निकालेंगे, तो 25 बटा क्या हो जाएगा 100। अब 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4, तो यानी कि 75/4 हो गया।
और यहाँ क्या बचा 25, 25 को कितना बेच रहा है 19% लाभ पर, तो क्या हो जाएगा 19/100। तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 19/4। यहाँ 75/4 है, 19/4 है, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो 94/4 आएगा। ठीक है, और 94 जब 4 से भाग कीजिएगा कर जाएगा तो ये कितना जाएगा मेरे भाई 23.5 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, ये 23.5% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, लिखिए मान लीजिए कि x बराबर इतना है और इतना है, तो x के मान में इकाई अंक क्या है, देखिए यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन है। तो देखिए 3 का यूनिट डिजिट, 3 का जो है 24 है, तो 24 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 छक 24। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो 4 छक 24 आएगा, 3 के पावर 6। ठीक है, प्लस और 6 के पावर 40। ठीक है, तो देखिए आपको 6 से भाग करते हैं तो 6 चौका 24। ठीक है, कितना जाएगा 6 से भाग करें 6 चौका 24 हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 और यहाँ क्या जाएगा 6 के पावर 40 है। तो 3 का पावर अगर 4 है तो इसका कितना हो जाएगा 81, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 का अगर सम संख्या पावर है तो क्या हो जाएगा 36। ठीक है, अगर 6 का पावर 4 देते हैं तो 36 में 36 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 में 36 से गुना कीजिएगा तो 1296 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो जब भी इसका सम संख्या पावर रहता है, 6 का घात सम संख्या रहता है, देखिए यहाँ सम संख्या है ना, तो इसका इकाई अंक यही वाला हो जाएगा, यहाँ सम संख्या है, सम संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक आपका आपका 6 होगा। और इसका क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 आएगा, तो 3 के पावर 4 तो 81 होगा, तो 81 का क्या लिखेगा इकाई अंक 1 होगा, तो 1 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा मेरे भाई 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में कौन सी जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक शेषफल 1 बचता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 16, 24, ठीक है 24, 40, 64, ठीक है, और 72 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो पहले आप बड़ी संख्या से लगा देते हैं, 8 3 24, 8 5 40, 8 8 64 और 8 9 72। ठीक है, इसके बाद हम 2 से लगाते हैं तो 1 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं 3 से लगाते हैं, तो यहाँ 1 3 एकम 3 5 और 4 का 4 होगा, 3 तिहाई 9 होगा, तो 8 दूना 16, 16 तिहाई 48, 48 4 तिहाई 12 और 12 25 60, तो 48 में हम लोग 60 से गुना करते हैं तो हो जाएगा आपको 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 6 चौका 24 और 4 28, 2880 होता है। अब क्या कहता है कि प्रत्येक में शेषफल 1 बचता है, तो 2880 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 81, यहाँ प्लस 1 कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, जल धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 45 किलोमीटर जाती है, जल धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसमें जो दिया हुआ है स्थिर जल में, तो यू बराबर x प्लस वाई दिया हुआ, यानी नाव का भी चाल दिया हुआ है और धारा का भी चाल दिया हुआ। ठीक है, अब धारा की जो दिशा में यह 1 घंटे 45 मिनट में 45 किलोमीटर जाती है, तो जल धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा से हमको निकालना है। ठीक है, तो 1 घंटा 45 मिनट 35 किलोमीटर, तो 35 बटा और 1 घंटा 45 मिनट, तो 45 बटा क्या कर देंगे 60, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो क्या हो जाएगा इस डायरेक्ट हो जाएगा 35 बटा 7 बटा 4, तो 4 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आएगा, 7 पचे 35, 4 पचे कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या देखिए जल धारा के दिशा में गया है, तो इसमें जो नाव की जो चाल है क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 16, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। फिर से समझ लीजिए,
इन नाव का चाल दिया हुआ है और जल धारा जो है, जल धारा के दिशा में जब पानी बह रहा है उसी दिशा में 1 घंटा, इसको टाइम लगा है 1 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट में ये डिस्टेंस तय किया है। कितना? 35 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, कितना का तय किया है? ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा का डिस्टेंस तय किया है। कोई दिक्कत? ये 35 किलोमीटर का तय किया है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे। कृष्णा भैया क्या करेंगे? तो यहाँ से जो हमको स्पीड निकलेगा उस स्पीड में नाव का भी चाल यानी बोट का भी चाल है और स्ट्रीम का भी चाल दोनों प्लस रहेगा। तो जो आया है से हमारे पास क्या है? बोट और स्ट्रीम दोनों का उसमें चाल है दिया हुआ। तो चाल नाव का वाला माइनस कर देंगे तो हमको अपने आप निकल जाएगा धारा का। तो धारा का क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्या दी गई, उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत जो है तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल 177, 163 और 138 होते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए 3 संख्या है जिसमें 2 संख्याओं का जो औसत जोड़ा जाता है ना, तो मान लेते हैं देखिए 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा गया तो 177 प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा आपको a + b + इधर 2c हो जाएगा। ऐसा 2 से इन्हें गुना हो जाएगा तो 77 दूना कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 के 4 हासिल 5 आ जाएगा। 7 14 1 15 के 5 हासिल 1 तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3, 354 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगला लेते हैं कि दूसरी संख्या मान लेते हैं कि a में आपको b और c का औसत जोड़ा जाता है, तब कितना आता है? 163 आता है। तो इधर गुना कीजिएगा तो 2a हो जाएगा, b + c होगा, बाई में 2 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 163 होगा। तो यहाँ से गुना जब कीजिएगा तो 2a + b + c। ठीक है, 63 दूना कितना हो जाएगा? 63 दूना देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ से आपको 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा b + c, इधर से गुना हो जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 16 दूना क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा? 26। तो इक्वेशन आपको 2 मान लीजिए। इसी प्रकार से अब यहाँ पर a + b का था, यहाँ b + c का था, तो यहाँ प्लस मान लेते हैं कि a + c के औसत को ये जोड़ा जाता है b में। ठीक है, b में जोड़ा जाता है तो कितना आता है आपको? 138 आता है। ठीक है, जब 138 आता है इसको गुना कीजिएगा तो a + c या प्लस क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। 138 में 2 से गुना कीजिएगा तो 276 आ जाएगा। ठीक है, और जब तीनों को जोड़िएगा, इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 3 है। ठीक है, जब आप तीनों को जोड़िएगा तो a यहाँ है, 2 यहाँ, 3a हो गया और यहाँ क्या गया? 4a। ठीक है, तो 4a होगा, 4a। उसी प्रकार जोड़िएगा तो 4b, 4c होगा और जब तीनों को जब जोड़िएगा तो देखिए 54 और 26। ठीक है, 3 और 3 600, 600 कितना हो गया? 80, 80 और 80 चाहे इसे जोड़ लीजिए। 6 6 12 और 12 4 16 के 6 हासिल 1, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15 के 5 हासिल 1। तो 2 1 3, 3 और 3 6 और 3 और 9, तो 956 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 4 कॉमन करके a + b + c लिखिएगा और 956 में जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको a + b + c का वैल्यू पता हो जाएगा। ठीक है, क्या पता हो जाएगा? a + b + c का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? a + b + c। ठीक है, अब बराबर में क्या जाएगा? 4, और 4 से जब निकालिएगा तो a + b + c बराबर 956 बट्टा में 4 कीजिएगा। ठीक है, 4 से काट दीजिए। ठीक है, तो 2 हो जाएगा आधा बार में। ठीक है, चाहे काटिए इधर से, देखिए 956 है तो 4 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, 1 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 4 नामा 36 हो जाएगा।
तो 239 हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा, ये 239 बार में कट जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 239 है। ठीक है, तो 200 जब 39 आ गया तो हम लोग क्या काम करेंगे कि आपको 239 जो है 200 जब 39 आ गया हमको, तो क्या निकालेंगे यहाँ पर से किसी भी समीकरण में से हम लोग घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ए वाला 2a वाला कहाँ देखिए 2a प्लस बी प्लस सी है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या लिख सकते हैं 326 लिख सकते हैं। और यहाँ पर a प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 239, तो 239 क्या होगा उसमें से घट जाएगा, तो 326 माइनस 239, तो 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, और ये कितना बच गया, ये बच गया 11 में 3 जाएगा 8। ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा 87, तो a बराबर कितना जाएगा 87। ठीक है, इसी प्रकार जब सभी संख्या निकाल लीजिएगा ए बी सी, तो आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम आप लोग को कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके सामने है। 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल राशि से 36% अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो 6% साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि, तो मान लेते हैं कि वो धनराशि आपका P है। ठीक है, और ये 6% है। ठीक है, इसके बाद कितने वर्षों में अपने मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाता है, तो देख लिए हम क्या करते हैं। देखिए ठीक है, मान लेते हैं कि वो 100 है, P कितना है 100 है, और इसका 6% से, तो 6% और इसका टाइम दे देते हैं T। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा 100, और ये अपने मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। ठीक है, मूल धनराशि से मतलब अमाउंट इसका। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 100 से 6 कट जाएगा तो कितना जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 अमाउंट जो इसका है 36% अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 60, ठीक, अब बराबर पहले 100 था तब क्या हो जाएगा 136 हो जाएगा। ठीक है, 136 हो जाएगा, तब 36 में हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए 6% साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपने मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। 36%, देखिए 6% साधारण ब्याज दर से, तो मान लेते हैं कि उसका उस समय P था। ठीक है, और 6% के दर से 6 × T। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और धनराशि से 36% अधिक हो जाता था, P प्लस क्या हो जाएगा 36। ठीक है, P प्लस 36%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 6P और इंटू T, और यहाँ हो जाएगा P प्लस 36%। ठीक है, थोड़ा सा अनीस, चलिए मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखिए 100 है इसका मूल राशि। ठीक है, तो 36% के अधिक जब होगा तो इसका अमाउंट मेरे भाई कितना हो जाएगा 136, और धनराशि कितना माने हैं 100 माने हैं, तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा 36, और 36 ये कितना वर्षों में होगा, तो 36 हम लोग क्या लिखा है 36 × 100, और धनराशि क्या है हमारे पास 100 है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे कितने वर्षों में 6%, दर का कितना है 6% है, तो या 6 लिखेंगे या टाइमिंग देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, और 6 से क्या करेगा 6 × 36, तो T बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम जो होगा 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप फिर से समझिए
कि 100 रुपया हम धनराशि मान लें, 36% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास धनराशि कितना है, 100 है, तो 100 है तो यहाँ पर इसका जो एसआई जो हो जाएगा, तो एसआई बराबर हमको क्या जाएगा, 136 में से 100 घटा लेंगे तो यहाँ पर 36 नहीं होगा। और जब 36 एसआई पता हो गया और आर पता है, पी पता है, तो हमको टाइम निकालने में दिक्कत होगा। देखिए टाइम निकालने में क्या किए हम लोग, टी बराबर यही ना करना आपको, एस आई गुने 100, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है, पी इंटू आर लिखना है, ठीक है। तो एस आई आपको 36 हो गया और 100 हो जाएगा ही, और पी कितना है आपके पास, मूलधन कितना, धनराशि 100 माने थे, और आर आपके पास कितना है, 6 है, तो 6 1 36 यानी 6%, यानी कि टाइम बराबर जो है आपका 6 वर्ष निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी इसका भी एक ट्रिक मान लीजिएगा, 6 1 36 मान लीजिएगा, इसको उड़ा दीजिएगा तो 6 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका पुख्ता आपको जो है हो जाएगा, फिर आप चैप्टर बताएंगे तो उसमें ट्रिक बताएंगे कैसे चैप्टर कम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 24 जो है, किसी वस्तु को 1296 रुपया बेचने पर डीलर को 19% की हानि होती है, ठीक है। 19% की क्या होता है, हानि होता है। तब 1296 में बेचा तो इसको 19% की हानि हुआ, तो बेच कर मूल्य निकालने का क्या होगा, 100/81, ठीक है। अब इसको 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक है, 19% लाभ निकालने के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 119 बट्टा में हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, और 81 से जब हम इसको भाग करेंगे 1296 में, तो 1296 में जब 81 से भाग लगाइएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी 81 से 16 बार में कटता है, 16 बार में कटता है, ठीक है। और 16 में 119 से गुना कीजिएगा, 16 में 119 से कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 1904 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1600 तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 1600 19 55 95 या 19 छक 14 हाथ से, ठीक है, तो 104 हो जाएगा, 114, तो प्लस करेंगे तो 1904 हो जाना चाहिए, ठीक है। यही आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट जो एक परिवार के लोगों को पसंदीदा सितारे एसआर के नाम दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना। एसआर को पसंद करने वाले की तुलना एसके से करना है। देखिए एस आर के और एसके से तुलना करना, तो एस आर के 25% है, 25% अनुपात, इसका कितना है 30% है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कर जाएगा, 5 6 30 और 50 25, यानी कि 5/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। देखिए मेरे भाई ये जो 25 क्वेश्चन का सेट था, ठीक है, 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है 11 नंबर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था, इसलिए उसको हटा दिए हैं क्वेश्चन को, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन उसको टाइपिंग होने के गड़बड़ होने की वजह से उसको हम हटा दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये जो सेट प्रैक्टिस मैथ है मेरे भाई, तो सेट हमेशा सॉल्व किया कीजिए। जब तक आप सेट सॉल्व नहीं कीजिएगा तो सफलता से आप कई कदम आप पीछे रह जाइएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा सेट सॉल्व करना, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो या जीके जीएस का, बिना सेट सॉल्व किए रहिए नहीं, ठीक है। तो आपको सेट सॉल्व करना बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। तो ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैप्टर वाइज आपको रिवीजन कराना है हमको, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को विजिट करना होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नए चैनल है, और सपोर्ट और प्यार दीजिएगा तो फिर आगे हम आपके लिए बहुत सारा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।